हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद वेक्टर को हम लोग ड्रॉ भी किए थे और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देखे थे वेक्टर से रिलेटेड। आज की क्लास में हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। टाइप ऑफ वेक्टर्स, कुछ टाइप के बारे में हम लोग को समझना है। टाइप्स ऑफ वेक्टर है उतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है कि ऐसा नहीं कि मतलब न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, पर जानकारी के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। पहला जो वेक्टर है उसको बोलते हैं हम लोग इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? इक्वल वेक्टर्स का मतलब कि दो वेक्टर्स के पास अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तो बोलेंगे इक्वल वेक्टर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अगर वेक्टर के पास मैंने दो या दो से अधिक वेक्टर जिसके पास अगर सेम मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी सेम है तो बोलेंगे कि दोनों इक्वल वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है? इक्वल वेक्टर है। जैसे अगर मान लेते कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, मेरे पास दूसरा एक वेक्टर है बी, तो देखिए तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है कि नहीं। हम बताए थे कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड माने कि इस एरो का लेंथ को मेजर करते हैं। इसका अगर लेंथ एल है तो इसका भी लेंथ अगर एल ही है, मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या सेम है और डायरेक्शन भी दिख रहा है सेम है, ईस्ट की तरफ डायरेक्शन भी एक ही माने सेम है। इसका मतलब दोनों कैसा वेक्टर है? इक्वल वेक्टर है। दोनों इक्वल वेक्टर है, मतलब वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, और ये हो गया इक्वल वेक्टर। ये हो गया पहला इक्वल वेक्टर्स। सेकेंड नंबर जो हम लोग बात करते हैं ना उसको हम लोग बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, अपोजिट वेक्टर्स, अपोजिट वेक्टर्स को हम लोग ऐसे ही बोलते हैं निगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अपोजिट वेक्टर को बोला जाता है निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। अपोजिट वेक्टर्स क्या होता है? अपोजिट वेक्टर मतलब कि मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, दो वेक्टर्स या दो से अधिक वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, उसको बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड अलग अलग नहीं होना चाहिए। वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड अपोजिट वेक्टर। उसको बोलते हैं हम लोग अपोजिट वेक्टर। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और मेरे पास एक वेक्टर है बी। इसका मैग्नीट्यूड माने इसका लेंथ अगर एल है और इसका लेंथ भी अगर एल है, इस वेक्टर का लेंथ भी अगर माने इस ये जो वेक्टर है रिप्रेजेंट किया हुआ है वेक्टर माने पूरा एरो का लेंथ अगर एल है तो इस एरो का लेंथ भी अगर एल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। पर डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन उल्टा है। एक का डायरेक्शन अगर ईस्ट है तो दूसरा का डायरेक्शन वेस्ट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे ना कि अगर हम लोग ऐसे लिखेंगे कि वेक्टर ए, अगर कोई बच्चा लिख दिया कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तो ये लिखना सही होगा, लिखना गलत होगा। वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी नहीं लिख सकते हम लोग, ये गलत है। हाँ, हम लोग ये लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का।
वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का, ये लिख सकते हैं हम लोग कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है कि नहीं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, पर डायरेक्शन अपोजिट है। तो डायरेक्शन अपोजिट है तो हम ऐसे भले लिख सकते हैं कि वेक्टर ए, ठीक है ना, वेक्टर ए ऊपर लिखते हैं, ऐसे भले लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, माइनस ऑफ वेक्टर बी, ये हो गया निगेटिव। निगेटिव साइन लगाने से क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर लिखना गलत होगा, वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर नहीं है, वेक्टर ए इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर बी, अभी लिख सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन अपोजिट कर दिए। तो ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। अपोजिट वेक्टर का जैसे अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल्स अगर हम देना चाहेंगे, ठीक है ना, एग्जांपल्स देना चाहेंगे सिंपल लिख कर वेक्टर को, जैसे 5 न्यूटन ईस्ट है, 5 न्यूटन ईस्ट है एक वेक्टर, और एक वेक्टर है 5 न्यूटन वेस्ट। देखिए दोनों अपोजिट वेक्टर है, 5 न्यूटन ईस्ट एक वेक्टर, 5 न्यूटन ईस्ट एक वेक्टर, 5 न्यूटन वेस्ट, दोनों अपोजिट वेक्टर है। इसमें देखिएगा तो अगर हम बोलते हैं कि एक वेक्टर 5 न्यूटन ईस्ट है, एक वेक्टर दूसरा वेक्टर भी 5 न्यूटन ईस्ट है, ये दोनों क्या कौन सा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ये हो गया अपोजिट वेक्टर। जैसे एक वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, मेरे पास दूसरा वेक्टर है 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट, ये कौन सा वेक्टर है, इक्वल वेक्टर है, सॉरी अपोजिट वेक्टर है। ईस्ट देंगे, अगर मान लेते 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट दे दिए तो हो गया इक्वल वेक्टर। अगर डायरेक्शन अपोजिट कर दिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दिए तो हो गया अपोजिट वेक्टर। तो ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर्स और अपोजिट वेक्टर्स। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको नोट करें, इसको नोट करें। हो गया, हम लोग दो प्रकार का वेक्टर पढ़े, एक बोले इक्वल वेक्टर और सेकंड बोले अपोजिट वेक्टर, या बोलते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर। तीसरा नंबर, ठीक है ना, तीसरा नंबर जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसको बोल रहे हैं हम लोग पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, और एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, एक पैरेलल वेक्टर्स और एक होता है एंटी पैरेलल वेक्टर्स। क्या होता है पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल लाइन आप लोग पढ़ते होंगे, हम लोग पढ़ते नहीं कि दो लाइन पैरेलल है, ऐसा पढ़ते कि दो लाइन पैरेलल है। हम लोग अब बोलेंगे कि दो वेक्टर्स पैरेलल है। दो वेक्टर्स पैरेलल तब होंगे जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, इस बात को याद रखिए आप। दो वेक्टर्स को पैरेलल हम तब बोल पाएंगे जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री, और दो वेक्टर को हम लोग एंटी पैरेलल तब बोल पाएंगे जब दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, 180 डिग्री। दो वेक्टर्स पैरेलल मतलब कि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, दो वेक्टर एंटी पैरेलल मतलब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बात करते हैं कि दो वेक्टर पैरेलल्स है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है बी, हम कहते हैं कि दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। अगर दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है, इसका मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए। चेक करें, ठीक है ना, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है कि नहीं। तो हम बताए नहीं कि दो मतलब एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़े कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर मैंने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए सबसे पहले दोनों वेक्टर को हम लोग टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। तो हम लोग दोनों वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं, हम कहते हैं कि वेक्टर पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर पढ़े, हम लोग पढ़े पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर कि एक वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब कि वेक्टर ए को यहां से उठाकर, वेक्टर ए को यहां से उठाकर हम नीचे कर सकते हैं, या वेक्टर बी को उठाकर यहां से हम ऊपर कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि वेक्टर
ठीक है ना, वेक्टर ए को बी पर रख देते हैं, ठीक है ना, ये रख दिए, ये वेक्टर मान लेते ए है। टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। अगर टेल टू टेल ज्वाइन होता है तो सबसे छोटा एंगल देखना होता है, ठीक है ना। दो वेक्टर अगर टेल टू टेल ज्वाइन हो गया तो दो एंगल बनता है, एक छोटा एंगल एक बड़ा एंगल। तो छोटा एंगल देखिए, तो छोटा एंगल कौन सा हो गया, ये 0 डिग्री है, ठीक है ना। तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, इसका मतलब हम बोलेंगे कि दोनों वेक्टर पैरेलल है, दोनों वेक्टर पैरेलल है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर मान लेते हैं, हम कहते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है m, मेरे पास एक वेक्टर है n, हम कहते हैं दोनों वेक्टर पैरेलल है कि नहीं है, पैरेलल। पैरेलल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा सोचे कि दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन सेम होना चाहिए दोनों वेक्टर का। दोनों वेक्टर का अगर डायरेक्शन सेम होगा तभी तो दोनों माने वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो पाएगा। अगर मान लेते हैं कि वेक्टर n का डायरेक्शन ईस्ट है, वेक्टर n का डायरेक्शन ईस्ट है और वेक्टर m का डायरेक्शन हल्का सा एकदम मुड़ गया है, हल्का सा मुड़ गया, ईस्ट नहीं है, थोड़ा सा, ठीक है ना, अलग है। इसका मतलब कि इसको जब उसको उठाएंगे, ठीक है ना, वेक्टर m को उठाकर n पर रखेंगे तो, ठीक है ना, कुछ ऐसा आएगा। ये वेक्टर n था, इस पर वेक्टर m रखे, ये कुछ एंगल आ रहा है, कुछ एंगल आ रहा है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कुछ आ रहा है। ये कुछ आना नहीं चाहिए एंगल, ये 0 होना चाहिए। 0 होने के लिए वेक्टर, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 0 कब होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा तभी एंगल क्या हो पाएगा। ये अगर ये 1 डिग्री भी है तो भी पैरेलल वेक्टर नहीं बोल सकते हैं, अगर ये एंगल 2 डिग्री भी है तब भी पैरेलल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये 0 होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ठीक है ना, हल्का सा भी अगर इसको उठाकर इधर या इधर कर देंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, लेकिन अभी एंगल क्या है, ठीक है ना, अभी एंगल 0 डिग्री है। यहाँ पर एंगल मान लेते हैं कि 2 डिग्री है, तो ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, ठीक है ना, ये पैरेलल वेक्टर्स नहीं है, इट इज नॉट अ पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स के लिए दो बात, कि पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए जरूरी नहीं है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, पर डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना, तब तो एंगल 0 डिग्री हो पाएगा, ठीक है ना। थीटा इक्वल टू 0, हम लोग बोलते हैं कि पैरेलल वेक्टर्स मतलब क्या, कि पैरेलल वेक्टर्स मतलब कि वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए, उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर्स। ये तो हो गया पैरेलल वेक्टर्स। हम लोग अब समझते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या होता है, जो पैरेलल नहीं होगा, एकदम अपोजिट, मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। जैसे एक वेक्टर है मेरे पास a और दूसरा वेक्टर है b। देखिए सबसे पहले देखें तो वेक्टर a और वेक्टर b, अच्छा थोड़ा देर के लिए यहां पर आते हैं, कुछ समय के लिए। यहां पर अगर हम देख रहे थे कि वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल वेक्टर है, वेक्टर a और वेक्टर b पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल वेक्टर होने के लिए डायरेक्शन सेम होना चाहिए, ठीक है ना, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम नहीं होना चाहिए। मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कुछ और भी हो सकता है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कुछ और भी हो सकता है, अलग अलग ही है, ठीक है ना। देखिए वेक्टर बी और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अगर सेम रहता, ठीक है ना, तो थोड़ा ये मतलब देखिए ना, ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा छोटा है, मतलब कि वेक्टर ए थोड़ा छोटा है वेक्टर बी से, ठीक है ना। नहीं समझ में आता तो ऐसे कर देते हैं। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। अब देखें ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी पैरेलल वेक्टर्स हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कम है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, सही है। हम कहते हैं क्या दोनों इक्वल वेक्टर्स है, इक्वल वेक्टर्स नहीं है। वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर्स नहीं है पर पैरेलल वेक्टर्स है। इक्वल वेक्टर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, इक्वल वेक्टर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन सेम है, इसी कारण बोलेंगे पैरेलल वेक्टर है पर इक्वल वेक्टर नहीं है। लेकिन जितना इक्वल वेक्टर्स हैं सब पैरेलल वेक्टर्स होंगे, जितना इक्वल वेक्टर्स हैं सब पैरेलल वेक्टर्स होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से एंटी पैरेलल वेक्टर्स का बात करते हैं। तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। देखते दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है या नहीं है। हम क्या करते हैं कि वेक्टर ए को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, वेक्टर ए को नीचे करते हैं, ठीक है ना, टेल टू टेल ज्वाइन करते हैं। ये मान लेते हैं वेक्टर बी है,
इस वेक्टर को, ठीक है ना, ऐसे लाकर ऐसे कर दिए, ये मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, ये ज्वाइन हो गया टेल टू टेल, ठीक है ना, ये हो गया ज्वाइन टेल टू टेल, टेल टू टेल ज्वाइन हो गया। अब देखेंगे छोटा एंगल, दोनों एंगल तो बराबर है, ये एंगल भी उतना ही है जितना ये एंगल है, ये भी 180 डिग्री है, ये भी 180 डिग्री, ठीक है ना। इसका मतलब कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, मतलब ये एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये कैसा वेक्टर है, एंटी पैरेलल वेक्टर। ये हो गया पैरेलल वेक्टर, ये हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर्स होने के लिए भी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होने का जरूरत नहीं है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है फिर भी होगा, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको नोट कर लें, 5 नंबर। तो पैरेलल वेक्टर्स मतलब कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, पैरेलल वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री है तो एंटी पैरेलल वेक्टर्स। 5वां, हम लोग 4 वेक्टर्स पढ़े, इक्वल वेक्टर्स पढ़े पहले। इक्वल वेक्टर्स मतलब कि दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, उसका डायरेक्शन भी इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इक्वल वेक्टर। इसके बाद पढ़े हम लोग अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड दो वेक्टर का सेम होना चाहिए पर डायरेक्शन उल्टा होना चाहिए, हो गया अपोजिट वेक्टर। फिर पढ़े पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के लिए दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। 4 वेक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़े। 5वां वेक्टर्स देखते हैं। 5वां वेक्टर्स, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है ना, या सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर ही, कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होता है? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, जो वेक्टर्स लाई करना चाहिए एक प्लेन में, ठीक है ना, लिख देते हैं वेक्टर्स सिचुएटेड इन सेम प्लेन। वेक्टर्स सिचुएटेड इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होना चाहिए, उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब दो वेक्टर्स या दो से अधिक वेक्टर्स अगर एक प्लेन में है उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे अगर मान लेते हैं कि मेरे पास, अच्छा, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होगा, इसको थोड़ा समझें। मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक वेक्टर है, ये मान लेते हैं दूसरा वेक्टर्स है, दो वेक्टर्स मेरे पास, मार्कर वेक्टर है, वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन है। ये मान लेते हैं मार्कर का टेल है, ये मार्कर का हेड है, ये मार्कर का टेल है, ये मार्कर का हेड है, दोनों वेक्टर ज्वाइन है। इस प्रकार से हम बोलेंगे कि ये दोनों वेक्टर कोप्लेनर है कि नहीं। अगर कोप्लेनर है, कौन सा प्लेन में है दोनों वेक्टर, ठीक है ना, एक प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं, तो ये दोनों वेक्टर, ठीक है ना, इस प्लेन में लाई कर रहा है, इस प्लेन में, ठीक है ना, ये देखिए, ठीक है ना, ये एक प्लेन है कि नहीं, एक प्लेन है, दोनों वेक्टर्स इस प्लेन में है, या तो इस प्लेन में है, ठीक है ना, या तो इस प्लेन में है। अगर मान लेते हैं कि 3 वेक्टर्स का बात करते हैं, ये एक वेक्टर्स हो गया, ये दूसरा वेक्टर्स हो गया और ये तीसरा वेक्टर्स हो गया, ठीक है। अब देखिए तीनों एक प्लेन में लाई कर रहा है कि नहीं, हम कहेंगे देखिए तीनों एक ही प्लेन में है, ये एक प्लेन है, ठीक है, ये स्पेस में बहुत सारा प्लेन है, ये एक अलग 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 प्लेन है। हम कहते हैं कि ये कौन सा प्लेन में है, ये इस प्लेन में है या ये इस प्लेन में है, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि तीनों वेक्टर्स देखिए सेम प्लेन में आ रहा है, ठीक है ना। मेरा हाथ एक प्लेन है, देखिए हम हाथ को बार बार ऐसे कर रहे हैं, मेरा हाथ एक प्लेन है और ये तीनों वेक्टर्स ए, बी और सी तीनों वेक्टर्स एक ही प्लेन में है, तो हम कहेंगे कि तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर वेक्टर है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। बट ठीक है ना, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। अगर हम कहते हैं कि एक वेक्टर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब देखिए इस वेक्टर को ऐसे कर दिए, अब देखिए तो वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी क्या ये सेम प्लेन में है? वेक्टर ए और वेक्टर बी तो तीनों सेम प्लेन में है, ठीक है ना, देखिए ना, ये दोनों तो सेम प्लेन में है, इस प्लेन में है
तो ये दोनों वेक्टर अगर एक प्लेन में है तो ये प्लेन से अलग हो चुका है, ठीक है ना, ये उस प्लेन में नहीं है, ठीक है ना। आप लोग देख सकते हैं ये दो सेम प्लेन में है पर ये प्लेन में नहीं है। अगर ये दोनों एक प्लेन में है तो ये प्लेन से बाहर हो रहा है, ये दोनों अगर एक प्लेन में है, इस प्लेन में है, ठीक है ना, तो ये वेक्टर्स प्लेन के बाहर है, इस प्लेन में नहीं लाई कर रहा है। अगर ये वेक्टर अगर एक प्लेन में है, ठीक है ना, ये वेक्टर और ये वेक्टर अगर एक प्लेन में है, ठीक है ना, तो ये वेक्टर बाहर जा रहा है, ठीक है ना। ये वेक्टर्स देखिए प्लेन में नहीं आ पा रहा है, ठीक है ना। ये हमारा प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, हाथ मेरा प्लेन है, ठीक है ना। क्या इस प्लेन में आ पा रहा है? इस प्लेन में आ पा रहा है, ये वेक्टर्स नहीं आ पा रहा है। तो तीन वेक्टर के केस में तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकता है, तीन वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं भी हो सकता है। पर अगर हम दो वेक्टर्स का बात करते हैं तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होगा। अगर तुमसे कोई पूछे कि दो वेक्टर्स कोप्लेनर है कि नहीं, दो वेक्टर्स के बारे में सोचना ही नहीं है, दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होता है। तो अगर मान लेते हैं कि हम दो वेक्टर्स का बात करें तो एक वेक्टर्स ए एक वेक्टर्स बी, दोनों वेक्टर्स कोप्लेनर है। इसको कैसे भी कर दें, ऐसे भी घुमा दिए तब भी एक इस प्लेन में है, ठीक है ना, इसको ऐसे भी घुमा दिए फिर भी इस प्लेन में है, ठीक है ना। तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होगा, पर तीन वेक्टर्स कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है ना। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर बट more than two vectors may or may not be कोप्लेनर। कोप्लेनर हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है ना। ये आपका हो गया कोप्लेनर वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर्स हो गया? कोप्लेनर वेक्टर्स। इसके बाद हम लोग 6 नंबर पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं नन कोप्लेनर, जो एक प्लेन में नहीं है। नन कोप्लेनर वेक्टर्स, नन कोप्लेनर वेक्टर्स, नन कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब कि अलग अलग प्लेन में है। वेक्टर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेन, वेक्टर सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेन, वेक्टर्स सिचुएटेड इन डिफरेंट प्लेन, ठीक है ना, डिफरेंट प्लेन। अगर अलग अलग प्लेन में, ठीक है ना, वेक्टर्स अगर है तो हम लोग बोलते हैं नन कोप्लेनर वेक्टर्स। जैसे अगर मान लेते हैं छोटा सा एग्जांपल, ये एक अलग प्लेन में है, ये एक अलग प्लेन में वेक्टर्स, ये एक अलग प्लेन में है, ठीक है ना। तीन वेक्टर्स तीनों अलग अलग प्लेन में है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं नन कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका नन कोप्लेनर वेक्टर्स, इसको नोट करें। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं। सिक्स नंबर अगला, सेवन नंबर हम लोग बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स मतलब बहुत आसान है। मान लेते लाइन है, जितना वेक्टर्स है सब इसी लाइन में लाई करे। मान लेते वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। कोलिनियर का मतलब आपको पता लग रहा होगा। कोलिनियर मतलब कि एक ही लाइन में दो वेक्टर्स या दो से अधिक वेक्टर्स सब एक ही लाइन में रहना चाहिए, ठीक है ना, एक ही लाइन में रहना चाहिए, उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। और एक ही लाइन में रहने के लिए जरूरी नहीं कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर इधर है और बी का डायरेक्शन, ए और बी और सी तीनों का डायरेक्शन भी सेम है। मान लेते हैं कि अगला जो वेक्टर्स है उसका डायरेक्शन कुछ और है, ये मान लेते हैं वेक्टर डी है, सिर्फ सेम लाइन में रहना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर्स मतलब कि वेक्टर्स दो या दो से अधिक वेक्टर्स सेम लाइन में लाई करना चाहिए, ठीक है ना। इसको लिख भी सकते हैं कि वेक्टर्स लाई इन सेम लाइन, एक ही लाइन में लाई करेगा उसको, एक ही लाइन में लाई करेगा उसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स।
ठीक है, इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। जितना भी वेक्टर्स है एक ही लाइन में रहेगा, एक ही लाइन पर लाई करेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग 8 नंबर। हम लोग बात करते हैं कनकरेंट वेक्टर। कनकरेंट वेक्टर कनकरेंट वेक्टर क्या होता है? कनकरेंट वेक्टर मतलब कि दो या दो से अधिक वेक्टर, ठीक है ना, जो कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। एक पॉइंट पे क्या करेगा, जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है और एक वेक्टर सी है। 3 वेक्टर्स है, मान लेते हैं एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, एक वेक्टर सी है। तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे कनकरेंट वेक्टर है। ठीक है ना, ये कौन सा वेक्टर है? ये कनकरेंट वेक्टर है। कनकरेंट वेक्टर्स है, ये कनकरेंट वेक्टर्स है। बात समझ रहे कि नहीं? ये कनकरेंट वेक्टर्स है। जरूरी नहीं कि कनकरेंट वेक्टर्स के लिए, ठीक है ना, जो वेक्टर्स है, 2 से अधिक वेक्टर्स है, 4 वेक्टर्स है, 5 वेक्टर्स है, ये वास्तव में एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट ही करे। सिर्फ ऐसा लगेगा, मतलब इंटरसेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। अगर 2 वेक्टर्स या 2 से अधिक वेक्टर्स अगर सिर्फ दिखाई दे कि एक पॉइंट पर मतलब कट करेगा, कट मतलब, या ऐसा बोल सकते कि लाइन ऑफ एक्शन उसका इंटरसेक्ट करेगा एक पॉइंट पर, लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करेगा। मान लेते कि ई वेक्टर ए है और ई वेक्टर बी है और ई वेक्टर सी है और ई वेक्टर डी है, ये वेक्टर डी है, ई वेक्टर डी है। और अगर मान लेते कि हम कहते हैं कि चारों वेक्टर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी, माने भले दिख रहा है कि एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं कि चारों वेक्टर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी बोलेंगे कि कनकरेंट वेक्टर है, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है ना, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए बोलेंगे कनकरेंट वेक्टर है। इसको लिखते हैं थोड़ा सा, फिर समझते हैं। 2 or more vectors intersect at a point, या its line of action intersect at a point। ठीक है ना, 2 बात। एक बात कि वेक्टर खुद एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो कनकरेंट वेक्टर, या तो वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे तब भी कनकरेंट वेक्टर। मतलब कि अगर वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, ठीक है ना, मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर, ठीक है ना, बी है, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, और मान लेते हैं कि एक वेक्टर सी है। इस वेक्टर, तीनों वेक्टर्स को, ठीक है ना, एक सेकंड, इसको थोड़ा नीचे बनाना होगा। तीनों वेक्टर्स को अगर हम पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, तीनों वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करके करेंगे तो तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है ना, तीनों एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। इसी कारण हम बोल रहे हैं कि तीनों वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी कनकरेंट वेक्टर है। बात समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर। ठीक है ना, जिसका जो वेक्टर्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, क्या है सब? कनकरेंट वेक्टर है। या ऐसा नजर आए कि एक पॉइंट से निकल रहा है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कनकरेंट वेक्टर। लाइन ऑफ एक्शन क्या हो, या तो लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करे या वेक्टर खुद इंटरसेक्ट करे, उसको बोलते हैं हम लोग कनकरेंट वेक्टर। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान लेते एग्जाम्पल जैसे देखते हैं कि एक बॉक्स है, एक बॉक्स पर एक बच्चा फोर्स लगा रहा है ऊपर से, एक बच्चा फोर्स लगा रहा है इधर खींच रहा है, ठीक है ना। एक बच्चा फोर्स लगा रहा है इसी बॉक्स पे नीचे की ओर, एक बच्चा इसको फोर्स लगा रहा है इधर की ओर। मान लेते हैं ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 40 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। फोर्स एक वेक्टर है, ई मान लेते ए वेक्टर है, ई मान लेते बी वेक्टर है, ई मान लेते सी वेक्टर है, ई मान लेते डी वेक्टर है। ए बी सी डी चारों वेक्टर्स है और ठीक है ना, चारों वेक्टर्स का लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। देखिए चारों वेक्टर्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलेंगे कनकरेंट वेक्टर, इसको बोलेंगे हम लोग कनकरेंट वेक्टर। सही है, ये तो हो गया आपका कनकरेंट वेक्टर कि दो वेक्टर्स या दो से अधिक वेक्टर्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या दो से अधिक वेक्टर्स का अगर वेक्टर खुद इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है एक पॉइंट पर, दो या दो से अधिक वेक्टर्स अगर खुद एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करेगा, लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट करेगा, तब भी बोलेंगे कनकरेंट वेक्टर है। ये दो बात को आपको याद रखना पड़ेगा, इसको बोलते हैं हम लोग कनकरेंट वेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं। अगला ये 8वां था शायद 9वां, लाइक वेक्टर्स भी कभी कभी आपको मिलेगा। लाइक वेक्टर्स, लाइक वेक्टर्स क्या होता है? लाइक वेक्टर्स मतलब कि वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, उसी को बोलते हैं वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। अगर वेक्टर के पास डायरेक्शन क्या है? सेम है, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास दूसरा एक वेक्टर बी है, मेरे पास तीसरा एक वेक्टर सी है, मेरे पास चौथा एक वेक्टर डी है। हम कहते हैं चारों लाइक वेक्टर है। चारों को पैरेलल वेक्टर्स भी बोला जा सकता है, पर इक्वल वेक्टर्स नहीं बोल सकते हैं। इक्वल वेक्टर्स होने के लिए चारों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी सेम होना होता। अगर चारों वेक्टर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है तब इक्वल वेक्टर्स होगा चारों वेक्टर्स। लेकिन यहां पे मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, ए का मैग्नीट्यूड कुछ और है, बी का मैग्नीट्यूड कुछ और है, सी का मैग्नीट्यूड कुछ और है और डी का मैग्नीट्यूड कुछ और है, लेकिन डायरेक्शन सेम है तो हम बोलेंगे लाइक वेक्टर्स है। इसको बोलते हैं हम लोग लाइक वेक्टर्स। जितना इक्वल वेक्टर्स है सब लाइक वेक्टर्स होगा, जितना इक्वल वेक्टर्स है सब लाइक वेक्टर्स होगा, पर जितना लाइक वेक्टर्स है वो इक्वल वेक्टर्स नहीं होगा सब। क्योंकि इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या? अगर हम कहते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर ए है और मेरे पास एक वेक्टर बी है और दोनों इक्वल वेक्टर्स है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर्स है, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल वेक्टर्स है तो लाइक वेक्टर्स भी तो होगा। क्योंकि लाइक वेक्टर्स के लिए तो सिर्फ डायरेक्शन ही चाहिए कि डायरेक्शन माने सेम हो। इक्वल वेक्टर्स के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होना चाहिए, पर लाइक वेक्टर्स के लिए सिर्फ डायरेक्शन सेम हो तो बोल देंगे लाइक वेक्टर्स। तो जितना इक्वल वेक्टर्स है बोलेंगे लाइक वेक्टर्स भी है, पर हर एक लाइक वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोलना सही नहीं होगा। हर एक लाइक वेक्टर्स इक्वल वेक्टर नहीं हो सकता है। ये हो गया आपका लाइक वेक्टर्स। हम लोग थोड़ा बात करते हैं यूनिट वेक्टर का। सबसे इंपॉर्टेंट वेक्टर, जितना वेक्टर्स अभी हम लोग पढ़े टाइप, ठीक है ना, इक्वल वेक्टर्स पढ़े, अपोजिट वेक्टर्स पढ़े, कंकरेंट वेक्टर्स पढ़े, पैरेलल वेक्टर्स पढ़े, एंटी पैरेलल पढ़े, कोलिनियर वेक्टर्स पढ़े, कोप्लेनर पढ़े, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स पढ़े, जितना वेक्टर्स पढ़े उस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यूनिट वेक्टर का। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर और उसका पूरा वेक्टर्स में यूज आएगा। वेक्टर्स का हर एक टॉपिक में यूनिट वेक्टर का यूज होगा, पूरा फिजिक्स में यूनिट वेक्टर का यूज होगा। इसी कारण यूनिट वेक्टर को थोड़ा हमको पढ़ना है डिटेल में, मैंने थोड़ा आपको ज़्यादा समझना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। समझते हैं यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। यूनिट वेक्टर ही एक मतलब पढ़ा रहे जो काफ़ी काम आएगा, बाकी जितना वेक्टर्स था सिर्फ नॉलेज के लिए था। यूनिट वेक्टर्स क्या होता है? माने यूनिट वेक्टर मतलब कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है उसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर। जिस वेक्टर का, फिर से बोल रहे हैं, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट है, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड
1 है उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। तो क्या लिखेंगे, वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट होगा। यूनिट का मतलब क्या, 1, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, जिस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा, उसको बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर्स। सही है, सबसे बड़ा बात। अच्छा, यूनिट वेक्टर्स का क्या काम है, ठीक है। यूनिट वेक्टर्स किसी वेक्टर्स का, किसी क्वांटिटी का वो डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, ठीक है ना। इसको लिखते हैं, इट गिव्स डायरेक्शन ऑफ एनी क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन को बताता है यूनिट वेक्टर, किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर बताता है। अच्छा, जैसे अगर मान लेते हैं कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है जो कि है 5 न्यूटन ईस्ट, मान लेते हैं मेरे पास एक वेक्टर है जो कि है 5 न्यूटन ईस्ट, ठीक है, एक वेक्टर है 5 न्यूटन ईस्ट। क्या ये यूनिट वेक्टर है, 5 न्यूटन ईस्ट, क्या ये यूनिट वेक्टर है, नहीं यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर नहीं है, क्योंकि यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि अगर 5 न्यूटन ईस्ट के जगह पर हम कहते हैं कि 1 न्यूटन ईस्ट, तब क्या ये यूनिट वेक्टर हो पाता, तब भी ये भी एक यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर में यूनिट भी नहीं होना चाहिए, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ होना चाहिए 1, ठीक है ना, यूनिट वगैरह भी नहीं होना चाहिए। सही है। इसके लिए देखो क्या करना पड़ेगा, अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, ठीक है ना, तो क्या करना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं कि हमको यूनिट वेक्टर क्या बोलें कि यूनिट वेक्टर मतलब कि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा, जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट वेक्टर। 5 न्यूटन ईस्ट एक यूनिट वेक्टर नहीं है, लेकिन अगर हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर चाहिए, तो हम क्या करेंगे ना, क्या कर सकते हैं, हम 5 न्यूटन ऊपर है तो 5 न्यूटन को हमको हटाना है, तो नीचे 5 न्यूटन से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, नीचे 5 न्यूटन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर 5 न्यूटन से डिवाइड किए तो ये खत्म हो गया, क्या बचा, सिर्फ ईस्ट बचा। ईस्ट को नहीं बोल सकते कि 1 भी बचा, 1 इंटू ईस्ट। अब देखिए तो ईस्ट आपका डायरेक्शन है, ईस्ट क्या है, सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है। 1 आपका ये आपका 1 सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड है, 1 इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो हम क्या बोले कि यूनिट वेक्टर उसको बोलते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ये एक यूनिट वेक्टर है ईस्ट, ठीक है ना। और हम ये भी बताएं कि यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को बताता है, देखिए तो डायरेक्शन बता रहा है कि नहीं। 5 न्यूटन ईस्ट एक वेक्टर है, 5 न्यूटन ईस्ट एक वेक्टर है, हम बोलेंगे 5 न्यूटन ईस्ट एक वेक्टर का यूनिट वेक्टर, तो बोल देगा बच्चा ईस्ट है। तो क्या ईस्ट अगर बच्चा बोला तो हम नहीं पकड़ पाए कि ईस्ट डायरेक्शन है, इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, 5 न्यूटन ईस्ट एक वेक्टर है, 5 न्यूटन ईस्ट एक वेक्टर है, इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट, यही इसका यूनिट वेक्टर है। ये लाने के लिए क्या किए हम, ठीक है ना। अच्छा, यूनिट वेक्टर देखिए, सबसे पहला बात कि यूनिट वेक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यूनिट वेक्टर को हम लोग लिखते हैं एक सिंबल से, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं इसको समझिए, ठीक है ना। यूनिट वेक्टर को, ठीक है ना, इट इज डिनोटेड बाई, यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं ए, मतलब अगर वेक्टर ए है, ठीक है ना, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप, ऊपर में कैप देते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं ए, और ये कैप है, ए कैप, इसको इस प्रकार से लिखते हैं। अगर वेक्टर बी है तो उसका यूनिट वेक्टर बी कैप, ठीक है ना। अगर वेक्टर सी है तो उसका यूनिट वेक्टर सी कैप। अगर मान लेते हैं कि ये क्या निकला मेरा, ईस्ट जो था ये यूनिट वेक्टर है, मतलब ये ए कैप निकाल दिए हम, क्या निकाल दिए, ए कैप। अगर मान लेते, थोड़ा सोचिए, ठीक है ना, थोड़ा सोचने वाला बात है कि अगर मान लेते हैं कि हमको ए कैप चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर हमको निकालना है, हमको डायरेक्शन निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर भी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए तो हम क्या कर किए यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, 5 न्यूटन ईस्ट में भागा दिए 5 न्यूटन से। 5 न्यूटन ईस्ट को नहीं बोल सकते कि वेक्टर ए, और 5 न्यूटन मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड,
तो ये एक फॉर्मूला बन गया कि किसी वेक्टर में उसका मैग्नीट्यूड से भागा देते हैं, किसी वेक्टर्स में अगर उसका मैग्नीट्यूड से भागा दे देते हैं तो बोलते ये यूनिट वेक्टर आता है। तो यूनिट वेक्टर इक्वल टू किसी वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से हम भागा देते हैं। ए कैप इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे, इसको हर हाल में इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है, ठीक है ना। जैसे भी आप समझिए, जैसे मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर बी है, वो है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बेस्ड। ये आपका एक वेक्टर है, हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं बी कैप। तो बी कैप निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से भागा दे देंगे। मॉड लगा दिए, वेक्टर बी में मॉड लगा दिए मैंने मैग्नीट्यूड। वेक्टर बी कितना है तो 6 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर बेस्ड बटा उसका मैग्नीट्यूड मैंने 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भागा दे देंगे, क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा बेस्ड। हो गया, ये यूनिट वेक्टर है, सही है ना। तो ये आपको यूनिट वेक्टर के बारे में आपको समझना पड़ेगा, ये यूनिट वेक्टर्स था। कुछ बात और समझना पड़ेगा, 1-2 पॉइंट, ठीक है ना। बाकी इस फार्मूला, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला को आपको हर हाल में रटना होगा, याद करना होगा, ठीक है ना। तो यूनिट वेक्टर्स के बारे में 2-3 चीज। यूनिट वेक्टर्स मतलब कि वैसा वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स डायरेक्शन को देता है, इसका काम क्या है यूनिट वेक्टर को, किसी क्वांटिटी का डायरेक्शन को बताता है। यूनिट वेक्टर को हम लोग ए कैप से डिनोट करते हैं, और ए कैप इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, सही है। ये बात को आपको याद करना पड़ेगा। कुछ और बात जो हम लोग यूनिट वेक्टर में समझते हैं। हमको पता है ना कि इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, सही है। इसको मिटार के करना होता तो उससे ज़्यादा सही होता। इसको नोट करें आप, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लें, इसके बाद इसको मिटार रहे हैं। ये मान लेते हैं कि आपका एक्स एक्सिस है, एक सेकंड थोड़ा नीचे, ये मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस है, और ये मान लेते हैं कि वाई एक्सिस है, सही है। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये मान लेते हैं वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस है, ठीक है ना। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। वास्तव में आपको समझना होगा कि जेड एक्सिस ये है, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस नहीं है, ये तो हम लोग प्लेन पे जेड एक्सिस को दिखा नहीं सकते हैं, इसी कारण जेड एक्सिस को हम लोग ऐसे गिरा देते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, और वास्तव में जेड ये है, जेड बाहर की ओर है, ये आपका जेड एक्सिस, अंदर माइनस जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड क्या रहता है, परपेंडिकुलर होता है आपस में, सही है। तो एक्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग लिखते हैं आई कैप। एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर है ना उसको याद रखना है आई कैप। वाई एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखते हैं हम लोग जे कैप, और जेड एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर है उसको लिखते हैं हम लोग के कैप। इसको सिर्फ आपको याद रखना पड़ेगा कि एक्स, एकदम रटना, इसको एकदम याद करना इसको, कि एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप। आई कैप, जे कैप और के कैप आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। या आप ऐसे इसको लिख देते हैं, ठीक है ना। हम क्या बोले कि यूनिट वेक्टर जो होगा एलोंग किसके तरफ, यूनिट वेक्टर एलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है ना। इसको पता नहीं, इसको पॉजिटिव बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये आपका नीचे निगेटिव वाई एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव, ठीक है ना, एक्स एक्सिस होता है आई कैप, ठीक है ना। एक्स एक्सिस की तरफ माने पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा आई कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये क्या होगा,
जे कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव बाई एक्सिस क्या होगा, जे कैप, ठीक है ना, बाई एक्सिस की तरफ क्या होगा, जे कैप। और यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड, जेड एक्सिस की तरफ क्या होगा, जेड एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर होगा के कैप। तो अगर आपको बोल देगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस क्या होगा, अगर निगेटिव एक्स एक्सिस पूछते तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ आई कैप, तो निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ माइनस आई कैप, ठीक है ना। अगर बोल दे कि यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव बाई एक्सिस, निगेटिव बाई एक्सिस की तरफ, तो बाई एक्सिस की तरफ जे कैप, तो निगेटिव बाई एक्सिस तो माइनस जे कैप। अगर बोल दे कि यूनिट वेक्टर अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ के कैप, तो निगेटिव अगर है जेड एक्सिस तो माइनस के कैप, ठीक है ना। ये आपको सिर्फ याद रखना पड़ेगा, मतलब ये याद रखना पड़ेगा कि एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई की तरफ यूनिट वेक्टर जे कैप और जेड की तरफ यूनिट वेक्टर के कैप। बस इसको आपको हर हाल में याद रखना होगा, बस खत्म यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। तो ये था आपका यूनिट वेक्टर, इसको आपको नोट करें। हो गया, इसको हटाते हैं और एक नल वेक्टर लास्ट में जो बच गया उसको पढ़ते हैं। लास्ट है, लगता है 11 नंबर होगा, नल वेक्टर। नल वेक्टर्स क्या होता है, नल वेक्टर्स, नल वेक्टर्स या इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर्स। जीरो वेक्टर्स मतलब मैंने वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो, ठीक है ना, वैसा वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसको बोलते हैं नल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, ठीक है ना, जिस वेक्टर्स का पास मैग्नीट्यूड जीरो है उसको बोलते हैं हम लोग नल वेक्टर। अच्छा, अगर नल वेक्टर थोड़ा अजीब है, ठीक है ना, मतलब वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड ही जीरो है। अगर वेक्टर्स के पास मैग्नीट्यूड ही जीरो है, जिस वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जीरो है, ठीक है ना, तो उसको वेक्टर्स क्यों कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। और वेक्टर्स तो उसे कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा, उसके पास डायरेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि नल वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, क्योंकि जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो उसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं इसका डायरेक्शन जो होता है कुछ कोई भी हो सकता है, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है नल वेक्टर का, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या जीरो है। तो नल वेक्टर का कोई भी डायरेक्शन हो सकता है क्योंकि नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है। और नल वेक्टर्स का पूरा मतलब समझ में आएगा जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, उस समय नल वेक्टर्स समझ में आएगा कि नल वेक्टर्स क्यों बनाया गया है, नल वेक्टर्स का कहाँ पर यूज होता है। जैसे हम थोड़ा समझा सकते हैं, लेकिन जो वेक्टर्स पूरा पढ़ा है वही बच्चा मतलब समझ पाएगा। अगर मान लेते हैं कि आप जब आगे पढ़िएगा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर पढ़ते समय आप पढ़िएगा ना कि दो वेक्टर्स को अगर हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो एक वेक्टर आता है। अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किए तो आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, अगर आंसर जीरो आ जाता है तो हम मानते हैं कि जीरो भी एक वेक्टर है, हम मानते हैं कि जीरो भी एक वेक्टर है, ठीक है ना। क्योंकि हम तो जानते नहीं कि दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो सी जो आएगा, जो आंसर आएगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो अगर जीरो आया तो मतलब जीरो भी एक वेक्टर होगा, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, जीरो हो गया। इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि नल वेक्टर मतलब कि इसका जो डायरेक्शन है ना, इट हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, आर्बिट्ररी डायरेक्शन, मतलब इसका आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी डायरेक्शन, ठीक है ना। इसका मतलब इसका कोई भी डायरेक्शन होगा। नल वेक्टर्स मतलब इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है डायरेक्शन। आर्बिट्ररी का मतलब इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी हो सकता है इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं नल वेक्टर्स।
जैसे नल वेक्टर्स को आर्बिट्री मतलब कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, नल वेक्टर्स को डायरेक्ट हम ऐसे समझा सकते हैं आपको थोड़ा सा कि जीरो कैसे होगा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड। इस बात को भी हम समझा पाएंगे तो वही बच्चा समझ पाएगा जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा है, ट्रायंगल लॉ पढ़ा है ना, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, वो समझ पाएगा। या नहीं भी पढ़ा है तो समझाने का हम कोशिश करते हैं। मान लेते कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और दो वेक्टर ज्वाइन कैसे, इस पर गौर करिए। एक वेक्टर ए का हेड में, एक वेक्टर ए का हेड में वेक्टर बी का टेल ज्वाइन है। एक वेक्टर का हेड में, एक वेक्टर ए का हेड में टेल टू टेल ज्वाइन नहीं है, यहां पर दो वेक्टर टेल टू टेल ज्वाइन नहीं करना, एक वेक्टर का हेड में दूसरा वेक्टर का टेल ज्वाइन कर दिए हैं। मान लेते हैं कि यहां पर एक वेक्टर सी है, ये वेक्टर सी है, सी भी कैसे ज्वाइन किए देखिए, वेक्टर बी का हेड में वेक्टर सी का टेल है, ये एक ऑर्डर है, तीन वेक्टर्स को एक ही ऑर्डर में ज्वाइन किया हम, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी तीनों को एक ही ऑर्डर में हम ज्वाइन कर दिए हैं। अगर मान लेते हैं कि चौथा वेक्टर मान लेते हैं ज्वाइन करते हैं, और अगर अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन कर दिए, उलट के ज्वाइन कर दिए वेक्टर्स को, अगर मान लेते हैं, आप दिमाग लगाइए कि एक वेक्टर्स को एक वेक्टर्स ए है, एक वेक्टर्स के एक मतलब एक वेक्टर्स ए है जिसका हेड में वेक्टर बी का टेल ज्वाइन है, एक वेक्टर्स बी है जिसका हेड में वेक्टर सी का टेल ज्वाइन है। अगर मान लेते हैं कि एक वेक्टर सी है, उसके हेड में अगला वेक्टर का टेल ज्वाइन होना चाहिए, यही तो क्रम चल रहा है, यही तो ऑर्डर चल रहा है कि एक वेक्टर्स के हेड में दूसरा वेक्टर का टेल ज्वाइन कर रहे हैं, एक वेक्टर्स के हेड में दूसरा वेक्टर का टेल ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसा क्रम चल रहा है। बट हम क्रम को उलट देते हैं, ऑर्डर को उलट देते हैं। हम क्या किए कि यहां पर टेल होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे होना चाहिए कि यहां पर टेल होना चाहिए और यहां पर टेल होना चाहिए और यहां पर हेड होना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे हम नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। अगर तीन वेक्टर्स है और चौथा वेक्टर्स अगर अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं, अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है ना, देखिए हेड टू हेड ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना, देखिए हेड टू हेड ज्वाइन कर दिए, ठीक है ना, टेल टू टेल ज्वाइन कर दिए, तो हम बोलते हैं ना कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर डी है, ये रिजल्टेंट है, मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का सम हो गया ये, ठीक है ना। हम बोलते हैं कि अगर वेक्टर डी है ना, ठीक है ना, तो हम बोलते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का रिजल्टेंट है। वास्तव में फिजिक्स में रिजल्टेंट वेक्टर को लिखते हैं आर से, तो हम कहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो हम बोलेंगे ये रिजल्टेंट हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का आंसर आ गया, हम जोड़ दिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ दिए, ये आंसर है तीनों वेक्टर्स का सम का आंसर है ये, सही है। अब हम क्या कर दिए, लेकिन हम क्या किए कि डी वेक्टर को ऐसे नहीं ज्वाइन किए, उसी ऑर्डर में अगर ज्वाइन कर दिए डी वेक्टर को, उसी ऑर्डर में, ठीक है ना, जिस ऑर्डर में ए को ज्वाइन किए, बी को ज्वाइन किए, सी को ज्वाइन किए, डी को भी उसी ऑर्डर में अगर ज्वाइन करते हैं कि हेड में हेड है तो यहां पर टेल ज्वाइन कर दिए, देखिए ऐसे ज्वाइन कर दिए, उसी ऑर्डर में ज्वाइन कर दिए, हेड में हेड को नहीं ज्वाइन किए, हेड में टेल को ज्वाइन कर दिए और टेल में हेड को ज्वाइन कर दिए। तो हम कहते हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी तीनों का सम तो है, पर इसका तीनों का सम क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस, देखिए ना, आप देखिए तो ये हेड है, ये हेड और टेल के बीच हल्का सा भी कुछ स्पेस बच रहा है जहां पर एक वेक्टर्स को हम घुसा पाए, कोई स्पेस नहीं बच रहा है। इसका मतलब कि 1 2 3 4 चारों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड, मतलब चारों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है, ठीक है ना, वो जीरो है, मतलब हम बोलेंगे एक नल वेक्टर्स है, ये क्या है, नल वेक्टर्स, इसका कुछ मैग्नीट्यूड ही नहीं है, ठीक है ना। ज्वाइन कर दिए तो बचा कहाँ, टेल और हेड के बीच कोई जगह बचा कि नहीं, कहाँ कुछ मैग्नीट्यूड दिख कहाँ रहा है इसका। हल्का सा भी अगर ऐसे ज्वाइन करते हैं, यहां तक छोड़ देते हैं, वेक्टर डी थोड़ा छोटा होता है, यहां तक छोड़ देते हैं, ठीक है ना, ये थमा लेते हैं। अब यहां से भी अगर हेड टू हेड टेल टू टेल ज्वाइन कर देते तो हम बोलते हैं कि एक नया वेक्टर है, देखिए हेड टू हेड ज्वाइन किए, टेल टू टेल ज्वाइन किया, हम बोले ये रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट कुछ तो आ रहा है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी और वेक्टर डी, ए बी सी डी चारों का ये रिजल्टेंट है छोटा सा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में, हेड टू हेड ज्वाइन है, टेल टू टेल ज्वाइन है, ठीक है ना, ये क्या आ रहा है, थोड़ा सा रिजल्टेंट आ रहा है। तो ये एक नल वेक्टर नहीं हो सकता क्योंकि रिजल्टेंट जीरो नहीं है, रिजल्टेंट कुछ दिख रहा है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ दिख रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ दिख रहा है। लेकिन यहां पर अगर मान लेते हैं कि डी वेक्टर थोड़ा ज़्यादा लंबा है
ये पूरा ही ज्वाइन हो गया तब तो जीरो हो गया ने। अब तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ये तो जीरो आ रहा है, इसको बोलते हैं नल वेक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोल देंगे नल वेक्टर है ये। तो ये हो गया आपका नल वेक्टर्स और टाइप ऑफ वेक्टर्स आपका खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग टॉपिक आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना, डिस्कस करते हैं। कौन सा टॉपिक हम लोग को तो पढ़ना है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, लेकिन हम थोड़ा सा बात करते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। उसका थोड़ा यूज आता है इसलिए हम थोड़ा बात करते हैं, ठीक है ना। इसको नोट करें, इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, ठीक है, इसको आप नोट करे होंगे। हम लोग अभी, ठीक है ना, बात करते हैं पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है पोजीशन वेक्टर और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। थोड़ा देखने की कोशिश करें पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मान लेते ही एक्स एक्सिस है, मान लेते कार्टेशियन प्लेन है, मान लेते वाई एक्सिस है। कोऑर्डिनेट तो पढ़े होंगे। मान लेते आपका एक एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है। मान लेते कि एक पॉइंट ए है और पॉइंट ए एक प्लेन है और इस प्लेन में पॉइंट ए है। इस प्लेन का मान लेते नाम है एक्स वाई प्लेन और इस प्लेन में एक पॉइंट ए है और एक चीटी, मान लेते चीटी है, चीटी छोटा सा चीटी क्या किया ने कि पॉइंट ए से चलते 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 ये पॉइंट बी तक चला गया। एक चीटी था जो पॉइंट ए से चलते चलते पॉइंट बी पर चला गया इस प्लेन में। हम कहते हैं कि स्टार्टिंग में चीटी कहां था, तो ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इसको मिलाइए। तो ये पोजीशन बता रहा है, एक वेक्टर है ये, और ये पोजीशन बता रहा है चीटी का, इनिशियल पोजीशन बता रहा है, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको बोलते हैं इनिशियल पोजीशन वेक्टर। शुरू में चीटी का पोजीशन क्या था ये बता रहा है। अब चीटी का पोजीशन क्या है, तो फिर ओरिजिन से मिलाइए, एक वेक्टर बना। ये हम बोलेंगे ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर, ये चीटी का फाइनल पोजीशन बता रहा है, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं आर आई, इसको भी हम लोग ऐसे लिखते हैं आर एफ। और हम कहेंगे ना कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जब चीटी गया तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर मतलब ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि चीटी कैसे कैसे गया, पाथ से कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चीटी अगर गया तो ऐसे ऐसे गया, ठीक है ना, या ऐसे ऐसे गया, इससे कोई लेना देना नहीं है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, रास्ता, उसको देखें, ठीक है ना। तो हम कहते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही है। अच्छा अब देखें तो क्या जो अभी हम बता रहे थे कि एक वेक्टर्स अगर ए है, एक वेक्टर्स बी है, एक वेक्टर सी है, सेम ही ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट जो होता है अपोजिट ऑर्डर में होता है। अभी बता रहे थे जनरल नल वेक्टर, अभी पढ़ा रहे थे आपको, तो ठीक है। नहीं बताएं कि एक वेक्टर्स का हेड में दूसरा वेक्टर का टेल ज्वाइन है, ठीक है ना। एक वेक्टर्स के हेड में दूसरा वेक्टर का टेल है, फिर एक उसी वेक्टर के हेड में फिर अगला वेक्टर का टेल है, ठीक है ना। और बाकी एक जो वेक्टर है अपोजिट ऑर्डर में ज्वाइन है, हेड टू हेड और टेल टू टेल, मतलब ये रिजल्टेंट है ए का, बी का और सी का। तो यहां पर देखो तो यहां पर कुछ ऐसा दिख रहा है, तीन वेक्टर्स में रिजल्टेंट वेक्टर्स कौन है चुने। ये 1 2 3 तीन वेक्टर में रिजल्टेंट कौन है चुने। तो देखो तो सबसे पहला कि एक वेक्टर्स का ये टेल है, दूसरा वेक्टर्स का हेड है। एक वेक्टर्स का हेड में दूसरा वेक्टर का टेल है, ठीक है ना। लेकिन ये देखिए, ये वेक्टर और ये वेक्टर एक ही ऑर्डर में ज्वाइन है और ये वेक्टर थोड़ा उल्टा ज्वाइन है, हेड टू हेड ज्वाइन है और टेल टू टेल ज्वाइन है।
इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि इनिशियल, ठीक है ना, शॉर्ट में लिखते हैं, इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। देख लीजिए, इनिशियल पोजीशन वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये दोनों का रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, इक्वल टू आपका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू, डिस्प्लेसमेंट को शॉर्ट में लिखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इसको आप याद रखें, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। आपको सिर्फ इसको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ये आपका हो गया पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है, इसको नोट करें। हो गया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, एक लास्ट टॉपिक जिसको बोलते हैं हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। लास्ट टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होता है इस भी बताएंगे, कंपोनेंट, कंपोनेंट सही है, कंपोनेंट। या सिंपल भी अगर हेडिंग देंगे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर तो भी गलत नहीं होगा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, एक वेक्टर को तोड़ना, रिजोल्यूशन का मतलब होता है, ठीक है ना, रिजोल्यूशन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है ना। एक वेक्टर्स को तोड़ेंगे हम लोग, एक सेकेंड, एक वेक्टर्स को तोड़ेंगे हम लोग दो कंपोनेंट में, ठीक है ना। एक वेक्टर्स को हम लोग तोड़ेंगे दो कंपोनेंट में। जैसे अगर मान लेते हैं कि आप थोड़ा कोशिश करें समझने का इस टॉपिक का मतलब, और इसका काफ़ी ज़्यादा यूज है, वेक्टर्स में तो यूज है ही, वेक्टर्स के अलावा भी यूज है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम कहते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, मेरे पास क्या है, एक बॉक्स है, मान लेते कितना केजी का है, 100 केजी का बॉक्स है, 100 केजी का एक एकदम भारी बॉक्स है। और इस बॉक्स को, ठीक है ना, एक बच्चा को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब ये बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है ग्राउंड पर, और इस बॉक्स को यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। मान लेते पॉइंट, ये मान लेते ए है, यहाँ से लेके यहाँ तक बी तक ले जाना है। ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। एक बच्चा फोर्स लगाना शुरू किया, एक बच्चा फोर्स ऐसे लगाया, ऐसे फोर्स लगा रहा है, एक रस्सी एकदम बांध दिया इसमें, और बच्चा 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। मान लेते ये बच्चा है, ठीक है ना, ये हाथ से फोर्स लगा रहा है, एकदम तेजी से, एकदम ये ऐसे खींच रहा है, तिरछा खींच रहा है। मान लेते कि एक्स एक्सिस से कुछ एंगल ही बन रहा है, मान लेते 30 डिग्री बन रहा है एंगल। कितना एंगल बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस से, हॉरिजॉन्टल से, सही है। हॉरिजॉन्टल से मान लेते कि एंगल बन रहा है 30 डिग्री का। अब देखिए, ठीक है ना, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा सोचिए, दिमाग लगाइए इस पर कि अगर एक बच्चा 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तिरछा लगा रहा है फोर्स, सीधा नहीं लगा रहा है, तिरछा, तो इसका मतलब क्या, 100 का 100 न्यूटन फोर्स, इस बच्चा का जो भी फोर्स लगा रहा है। अच्छा, बच्चा का काम क्या है, बच्चा चाह रहा है कि इस बॉक्स को, ठीक है ना, इस बॉक्स को आगे ले जाने के लिए बच्चा का ई नहीं लग रहा है कि हाँ बॉक्स ऊपर भी जाए। ऐसा नहीं कि दो काम है कि बॉक्स ऊपर भी जाए और बॉक्स आगे भी जाए, काम एक ही है कि बॉक्स को हर हाल में आगे की ओर ले जाना है, आगे की ओर डिस्प्लेस करना है।
लेकिन बच्चा फोर्स सीधा नहीं लगा रहा है। ऐसा नहीं कि एकदम रस्सी को अगर सीधा खींचे तो बात कुछ और होगा, लेकिन रस्सी को ऐसे तिरछा खींच रहा है, फोर्स ऐसे तिरछा लगा रहा है, एंगल पर लगा रहा है, एक एक्सिस से कुछ एंगल बनाते हुए फोर्स लगा रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर फोर्स ऐसे लग रहा है, इसका मतलब कि फोर्स बट रहा है दो डायरेक्शन में। तिरछा फोर्स लगा कर देखिए, ठीक है ना, आप महसूस करें कि अगर फोर्स तिरछा लग रहा है, इसका मतलब कि कुछ फोर्स तो आगे की ओर लग रहा है, लेकिन कुछ फोर्स बर्बाद जा रहा है, ऊपर की ओर भी लग रहा है। जैसे हम एक बॉक्स को बांध दिए रस्सी में, ऐसे खींच रहे हैं, तो अगर ऐसे खींचते तो नहीं लगता कि आगे तो बढ़ ही रहा है, लेकिन कुछ ऊपर भी हल्का हल्का उठ रहा है। अगर फोर्स तिरछा लगा रहा है, मतलब आगे तो बॉक्स आएगा ही, बॉक्स आगे भी आएगा, लेकिन बॉक्स धीरे 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 ऊपर भी उठेगा। इसका मतलब कि फोर्स बढ़ रहा है। अगर 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है बच्चा, तो पूरा का पूरा 100 न्यूटन फोर्स आगे की ओर नहीं लग रहा है। 100 न्यूटन का कुछ न्यूटन फोर्स ऊपर जा रहा है। अगर मान लेते हैं कि ऊपर 40 न्यूटन, मान लेते हैं, हमको पता नहीं है अभी फिलहाल, यही तो हमको निकालना है, हमको मान लेते हैं कि अगर 40 न्यूटन फोर्स ऊपर उठाने में चला गया बॉक्स को, तो 40 न्यूटन फोर्स तो बर्बाद हो गया। 100 न्यूटन का 40 न्यूटन फोर्स बर्बाद हो गया, ठीक है ना। 60 न्यूटन फोर्स है जो काम कर रहा है, मतलब वर्क कर रहा है आगे बढ़ाने में, तो मेरा 40 न्यूटन फोर्स बर्बाद हो गया। अगर मान लेते हैं कि हमको यही एग्जैक्ट पता करना है कि 100 न्यूटन फोर्स अगर बच्चा लगा रहा है, तो कितना न्यूटन फोर्स है जो ऊपर बर्बाद हो रहा है, कितना न्यूटन फोर्स है जो कि काम कर रहा है आगे बढ़ाने का। अगर यही हमको निकालना है, तो इसके लिए हमको पढ़ना पड़ेगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। फोर्स क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स देखिए तिरछा अगर लगा रहा है तो फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, कुछ फोर्स ऊपर की ओर लग रहा है, कुछ फोर्स आगे की ओर लग रहा है। तो हम ये बताना चाहते हैं, अगर ये हम जानना चाहते हैं कि 100 न्यूटन का कितना न्यूटन फोर्स ऊपर लग रहा है, कितना न्यूटन फोर्स आगे की ओर लग रहा है, यही सीखेंगे हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, कि एक वेक्टर को तोड़ देंगे दो कंपोनेंट में, एक एक्स का कंपोनेंट में, एक एक्स की तरफ फोर्स लग रहा है, एक वाई की तरफ लग रहा है। तो ये जो वेक्टर्स है, ये जो फोर्स है, फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, फोर्स का वाई कंपोनेंट में एक हिस्सा, इस फोर्स का दो हिस्सा हो गया। इस फोर्स जो 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसका 2 न्यूटन हिस्सा हो गया, एक एक्स की तरफ हो गया, एक वाई की तरफ हो गया। तो एक्स वाला हिस्सा निकालेंगे और वाई वाला हिस्सा निकालेंगे। हिस्सा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्राइगोनोमेट्री का यूज करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि हिस्सा निकालना है हमको, ठीक है ना, उसको हम बाद में करेंगे, थोड़ा सा इधर आप समझ लें, हिस्सा निकाल देंगे उधर, कोई दिक्कत नहीं बाद में। इसी को अगर हम ऐसे करते हैं, ये मान लेते हैं एक्स है, ये मान लेते हैं कि एक्स डैश है, ये मान लेते हैं कि वाई है, ये मान लेते हैं वाई डैश है, ये मान लेते हैं कि एक वेक्टर ए है, ये मान लेते हैं कोई वेक्टर था, ऐसे हम मान लिया वेक्टर ए है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, सेमी वेक्टर मान लेते हैं 30 डिग्री एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। वहां पर भी देखिए एक वेक्टर 100 न्यूटन का है जो कि मतलब 30 डिग्री का एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। तो हम कहते हैं कि वेक्टर का दो कंपोनेंट होगा, एक एक्स की तरफ होगा, एक वाई की तरफ होगा। हमको तोड़ना है, एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट निकालना है। हम क्या करेंगे ने कि ऐसा तो हम लोग बता रहे हैं डायरेक्टली कि जिधर एंगल होगा ने, एंगल देखिए कि एंगल जो बना रहा है, ये जो वेक्टर ए एंगल बना रहा है, एक्स के साथ बना रहा है कि वाई के साथ बना रहा है, मतलब हमें कौन सा एंगल पता है। ऐसे तो एक्स के साथ ही कुछ एंगल बनाएगा, वाई के साथ ही बनाएगा, ठीक है ना। एक्स के साथ अगर 30 डिग्री बना रहा है तो वाई के साथ ही बनाएगा ये 60 डिग्री का। तो मान लेते हैं कि वेक्टर ए अभी एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाना है, और इस एंगल को ध्यान में रखते हुए इसी एंगल पे हमको तोड़ देना है। तो कैसे करेंगे, तो जिस एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है ने, हम कहेंगे कि उधर होगा कंपोनेंट ए कॉस 30 डिग्री, उधर होगा ए कॉस 30 डिग्री, और जिधर एंगल नहीं बन रहा है उधर होगा ए साइन 30 डिग्री। इस वेक्टर का दो कंपोनेंट हो गया, एक ए कॉस 30 डिग्री और एक ए साइन 30 डिग्री। जिधर एंगल बन रहा है ए कॉस 30, जिधर एंगल नहीं बन रहा है ए साइन 30 डिग्री। बाकी साइन 30 और कॉस 30 का मान सब तो पता ही होगा ट्राइगोनोमेट्री में। अब देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट करें, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा करें। 100 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, 100 न्यूटन जो फोर्स है, 100 न्यूटन फोर्स है, इसको तोड़ते हैं, एक्स की तरफ कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो एंगल एक्स के साथ बना रहा है, तो 100 न्यूटन कॉस 30 डिग्री, इधर होगा 100 न्यूटन साइन 30 डिग्री। एक 100 न्यूटन कॉस 30 डिग्री और एक होगा 100 न्यूटन साइन 30 डिग्री। अब यहां पर देखें तो 100 न्यूटन कॉस 30 का मान देखें, कॉस 30 का मान तो पता ही होगा, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है, √3/2 होता है, सही है। तो बाकी काट दें कि मैंने 50, तो होगा 50 √3,
50√3 न्यूटन, ठीक है ना, 50√3 न्यूटन, मतलब ये जो 100 न्यूटन फोर्स था उसका 50√3 न्यूटन फोर्स, ठीक है ना, 50√3 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है कि एक्स में, मतलब इतना न्यूटन ही फोर्स ही वर्क डन कर रहा है आगे बढ़ाने का, बाकी फोर्स बर्बाद जा रहा है जो भी फोर्स है। सही है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे करते कैसे इसको, ठीक है ना, हम कह दिए कि अगर ए है तो ए cos 30 ए sin 30, करते कैसे है, ठीक है, तो उसको भी समझ सकते कैसे करते हैं। यहां देख लें, ट्राइगोनोमेट्री पढ़े, ट्राइगोनोमेट्री हम देखिए ऐसे करते हैं, ट्राइगोनोमेट्री लगाएंगे, ई वेक्टर ए है, ये एंगल है, यहां से परपेंडिकुलर डाल दो, हम कहते हैं कि यही वेक्टर है, एक वेक्टर ही मान लेते हैं वेक्टर है, पैरेलल शिफ्टिंग पढ़े ना, इसी वेक्टर को बाद में कह देंगे बाई कंपोनेंट है। तो अगर ई क्या है, ई थीटा है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, सही है। और मान लेते हैं कि ये है हाइपोटेनस, तो मान लेते हैं कुछ लगाइए आप, अगर आपको क्या निकालना है, आपको बेस वाला कंपोनेंट निकालना, अगर बेस वाला कंपोनेंट निकालना है तो बी और एच, बी एच मतलब कौन सा ऐसा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला जिसमें बी आता है और एच आता है, तो कॉस आता है, कॉस थीटा इक्वल टू होता है ना बी बटा एच, तो कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस कौन सा है, बेस तो हमको निकालना है बी बटा एच, एच कितना है आपका ए है, तो बी इक्वल टू क्या होगा ए कॉस थीटा, ए कॉस 30, ए कॉस 30 डिग्री इक्वल टू होगा बी, देखिए निकल गया, बी इक्वल टू हो गया ए कॉस 30, ये वाला निकालिए। तो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो का वैसा फार्मूला लीजिए जिसमें परपेंडिकुलर आ रहा है और हाइपोटेनस आ रहा है, तो साइन थीटा, तो साइन 30 इक्वल टू नहीं होगा पी बटा एच, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर तो निकालना ही है, हाइपोटेनस है ए, तो पी इक्वल टू क्या होगा ए साइन 30, ए साइन 30 डिग्री, ठीक है ना, ए साइन 30 डिग्री, यहां पर देखिए ए साइन 30 डिग्री हो गया और ये कॉस 30 डिग्री, और ये ए साइन 30 डिग्री हुआ, इसको यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट कर दिए, हो गया ए साइन 30 डिग्री, ई वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर, ई वेक्टर को मान लेते खत्म कर दिया, बोले इसका दो कंपोनेंट हो गया, एक ये वेक्टर हो गया, एक ई वेक्टर हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, सिंपल था, जो ट्राइगोनोमेट्री जानते होंगे वो समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा भी मिटाते हैं, ठीक है ना, मतलब समझ में आ गया हो कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर मतलब कि एक वेक्टर्स को कंपोनेंट में तोड़ना, वेक्टर ए था इसका दो कंपोनेंट तोड़ दिए, एक एक्स की तरफ एक वाई की तरफ तोड़ दिए, कहानी खत्म। आगे बढ़ते हैं, मान लेते हैं ना कि हम ये मान लेते एक्स है, ये मान लेते वाई है, सॉरी एक्स डैश है, ये मान लेते वाई है, ये मान लेते वाई डैश है, ठीक है। मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर बी है जो कि एंगल बना रहा है थीटा, एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा, इसको तोड़ना है, तोड़ दो। एक्स की तरफ क्या होगा, एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो एक्स की तरफ होगा बी कॉस थीटा, जिधर एंगल नहीं बना रहा है वाई की तरफ इधर होगा बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखिए एक बात बताते हैं कि इस वेक्टर का दो कंपोनेंट है, वेक्टर बी को ही तोड़ दिए हैं दो कंपोनेंट में, बी कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा करेंगे तो वेक्टर बी तो आना चाहिए ना, आना चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे अगर मान लेते कि एक बॉक्स था, एक बॉक्स को लड़का खींच रहा था 100 न्यूटन का फोर्स लगा के, 100 न्यूटन का फोर्स लगा के खींच रहा था बच्चा, तो मान लेते हैं कि 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है आगे और 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है ऊपर, ठीक है ना, 100 न्यूटन फोर्स बट गया, 60 न्यूटन आगे और 40 न्यूटन ऊपर की ओर, तो 40 60 करेंगे तो वापस 100 आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अगर हम वापस लिखेंगे कि वेक्टर b इक्वल टू, तो नहीं लिख देंगे कि b cos थीटा, साथ में यूनिट वेक्टर लिखिए, x की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप होता है, x की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप बताए थे अभी, y की तरफ यूनिट वेक्टर j कैप, तो b cos थीटा i कैप प्लस b साइन थीटा j कैप, b cos थीटा i कैप प्लस b साइन थीटा j कैप, b cos थीटा i कैप प्लस b साइन थीटा j कैप लिख लेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, इसको नोट करें,
ठीक है। जैसे अगर हम और लिखते हैं, ये मान लेते हैं कि मेरे पास ये x है, ये मान लेते x डैश है, ये मान लेते y है, ये मान लेते y डैश है। इधर यूनिट वेक्टर i कैप, x डैश की तरफ माइनस i कैप, इधर यूनिट वेक्टर j कैप, इधर यूनिट वेक्टर माइनस j कैप। मान लेते कि देखिए ऐसे हम कर दिए, एंगल बना रहा है कितना डिग्री, मान लेते 20 डिग्री। ये मान लेते वेक्टर का नाम है m, वेक्टर का नाम क्या है m। इसको बोल दिया तोड़ने के लिए, तोड़ देते हैं। तो एंगल बना रहा है ये वेक्टर m, एंगल बना रहा है x एक्सिस की तरफ। तो इस वेक्टर को जब तोड़ेंगे ना तो इधर होगा m cos 20 डिग्री, एंगल इधर नहीं बना रहा है तो इधर जो कंपोनेंट होगा इधर होगा m sin 20 डिग्री। तो हम नहीं लिख देंगे कि वेक्टर m इक्वल टू m cos 20 डिग्री, डायरेक्शन लिखिए तो इधर है ना, इधर क्या है माइनस i कैप प्लस m sin 20 डिग्री, इधर क्या है माइनस j कैप। ठीक है, ठीक है। जैसे एक दो आप करिए, आप समझ गए होंगे तो एक आप करिए हो जाएगा। ये मान लेते x है, ये मान लेते x डैश है, ये मान लेते y है, ये मान लेते y डैश है, ये मान लेते n है। ये एंगल बना रहा है 25 डिग्री, ये वेक्टर n है, नाम है वेक्टर का n, एंगल बना रहा है 25 डिग्री। इसको तोड़े तो इस वेक्टर का दो कंपोनेंट तोड़ दें। चलिए जल्दी करें, कर लिए। अब देखिए क्या करना है, इस वेक्टर को तोड़ देंगे। एंगल किधर बना रहा है वेक्टर n, ठीक है ना, y एक्सिस की तरफ एंगल दिख रहा है हमको बना रहा है। तो एंगल जिधर बना रहा है इधर होगा cos n cos 25 डिग्री, और इधर एंगल नहीं बन रहा है तो इधर होगा n sin 25 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि वेक्टर n इक्वल टू n cos 25 डिग्री, इधर क्या होगा j कैप, y की तरफ क्या होता है j कैप, x की तरफ क्या होता है i कैप, ठीक है ना। इधर क्या होगा माइनस i कैप, इधर क्या होगा माइनस j कैप, ठीक है। तो n cos 25 डिग्री डायरेक्शन देना है j कैप, प्लस n sin 25 डिग्री डायरेक्शन देना है i कैप। कोई दिक्कत, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको नोट करें, ठीक है ना, और फिर एक और देते हैं बस लास्ट। x है, x डैश है, y है, y डैश है। एंगल बना रहा है मान लेते हैं 22 डिग्री, सही है, 22 डिग्री एंगल बना रहा है। ये मान लेते हैं वेक्टर p, इसको तोड़ना एकदम आप खुद से करें और हो जाएगा, आप सीख गए, ठीक है ना। और क्लास को एंड करेंगे। हो गया होगा, हो ही गया होगा। ये वेक्टर p है, ठीक है ना, ये वेक्टर p है। एंगल किधर बन रहा है, अरे एंगल x से बन रहा है कि y x एक्सिस से सटा हुआ एंगल की y एक्सिस से, ठीक है ना। तो ये y एक्सिस है, एंगल बन रहा है इधर 22 डिग्री। तो जिधर एंगल है ना, फिर से समझिए, जिधर एंगल है उधर होगा वेक्टर p, लिखिए, ठीक है ना, वेक्टर p cos 22 डिग्री। जिधर एंगल नहीं है उधर वेक्टर p का होगा साइन वाला कंपोनेंट, p साइन और एंगल 22 डिग्री, ठीक है ना। तो हम कह देंगे, इसको ऐसे करते हैं क्योंकि वेक्टर का कंपोनेंट लिख दिए इधर इधर, तो वेक्टर तो खत्म हो गया। वेक्टर p इक्वल टू, ठीक है ना, p cos 22 डिग्री। इधर डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, इधर डायरेक्शन है x की तरफ i कैप, इधर है आपका j कैप, तो इधर होगा माइनस j कैप। तो p cos 22 डिग्री माइनस j कैप प्लस p साइन
22 डिग्री आई कैप। सही है, कोई दिक्कत? ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर हुआ है तो कमेंट करें, कोई दिक्कत उस पर हम फिर बात करेंगे। और अभी क्लास को करते हैं एंड, और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है ना, हम लोग अभी बात करेंगे, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा मेरा लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका फार्मूला वगैरह को ड्राइव करेंगे, स्टेटमेंट को समझेंगे, इसके बाद उस पर क्वेश्चन करेंगे। पूरा एक क्लास मतलब अभी लंबा चलेगा, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो लंबा चलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 3 प्रकार का होता है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और फिर पॉलीगन लॉ। तो बारी बारी से बात करेंगे। इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएगा, अभी तो न्यूमेरिकल्स कुछ आया नहीं है, न्यूमेरिकल्स आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स करने में ज़्यादा मजा आएगा, फिर मतलब अच्छा न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे। तो रिवीजन करें, ठीक है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।